आर्यमान द्वारा बीच प्रतियोगिता से जाने का कारण जानने के बाद नैना का गुस्सा तो ठंडा हो गया था, लेकिन वो अशोक की बुराई बिल्कुल भी सुनने को तैयार नहीं थी। नैना की बातों को सुन आर्यमान समझ गया था कि इस वक्त नैना को समझाना बेकार है। इस वक्त नैना को समझाने का कोई फायदा नहीं है। अशोक की मासूमियत के जाल ने नैना की आंखों पर अभी पर्दा डाल रखा है। वो इस वक्त मेरी कोई भी बात नहीं सुनेगी। मुझे इसे बाद में समझाना होगा। यही बात सोचते हुए आर्यमान नैना से कहता है, ठीक है नैना, वैसे ये सब छोड़ो और मुझे ये बताओ, कहीं तुम इन छोटी मोटी प्रतियोगिताओं के चक्कर में अपना मकसद तो नहीं भूल गई हो? आर्यमान की बात को सुनते ही नैना चौंक जाती है। आर्यमान, ये तुम क्या बोल रहे हो? अपनों को मैंने खोया है, अपनी आंखों के सामने अपनों की मृत्यु मैंने देखी है। एक सताई हुई अनाथ, बेसहारा और अंततः मार दी गई लड़की के शरीर में मैं रह रही हूं। मैं भला अपने मकसद को कैसे भूल सकती हूँ? तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो आर्यमान? मैं न तो नलिनी का मकसद भूली हूं और न ही मैंने नैना के मकसद को पीछे छोड़ा है। जिसे तुम छोटी मोटी प्रतियोगिता समझ रहे हो, उसी में आज नैना का एक मुख्य दुश्मन मारा गया है और एक दुश्मन घायल पड़ा है। नैना की बातों को सुन आर्यमान चुप था। नैना आगे बोलते हुए कहती है, मेरे यहां पर कई नए दुश्मन तो बने हैं, लेकिन उन्हीं के बीच मुझे उस इंसान रूपी भेड़ी और अपने परिवार से भी बदला लेना है। इतना बोलते बोलते नैना भावुक हो चुकी थी। नैना को भावुक होते देख आर्यमान उससे कहता है, और ब्रह्मयंत्र नैना, तुमने उसे लेकर क्या सोचा है? तुम्हें ही ब्रह्मयंत्र को भी खोजना है। कहीं तुम ये बात भूल तो नहीं गई हो ना? ब्रह्मयंत्र के बिना मेरी ऊर्जा भी धीरे धीरे कम हो रही है, मेरा पतन हो रहा है नैना। अगर ब्रह्मयंत्र हमें नहीं मिला तो मैं ज्यादा दिनों तक तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगा, और अगर एक बार मैं चला गया तो तुम ब्रह्मयंत्र को कभी नहीं खोज पाओगी। आर्यमान की बातों को सुन नैना खुद को संभालती है और उससे कहती है, नहीं आर्यमान, मैं ब्रह्मयंत्र को भूली नहीं हूं। चक्रव्यूह के भीतर भी मैंने ब्रह्मयंत्र को खोजने के लिए ध्यान लगाने की कोशिश की थी, लेकिन ऐसा संभव नहीं हो पाया। मुझे ब्रह्मयंत्र पूरी तरह से याद है आर्यमान, वो मेरे खानदान की अमानत है। उसी के लिए तो सबने अपनी जान दी है, मैं उसे कैसे भूल सकती हूँ? नैना की बातों को सुन आर्यमान चुप खड़ा था। थोड़ी देर तक कुछ सोचने के बाद वो नैना की ओर देखते हुए कहता है, ब्रह्मयंत्र को तुम जितनी जल्दी खोज लो तुम्हारे लिए उतना अच्छा होगा नैना। उसके बिना तुम्हारा अपने दुश्मनों से पार पाना मुश्किल है। तुम्हारी आंखों के सामने जितने तुम्हारे दुश्मन हैं, उससे कहीं ज्यादा तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। आर्यमान इतना कहते कहते काफी गंभीर हो चुका था। उसकी बातों को सुन नैना भी चुप थी। थोड़ी देर बाद वो कहती है, तुम ठीक कह रहे हो आर्यमान, मुझे अब ब्रह्मयंत्र को खोजने पर ज्यादा ध्यान देना होगा, लेकिन तुम्हारे बताए रास्ते से वो मुझे मिल भी तो नहीं रहा है ना। आखिर मैं क्या करूं? उसे खोजने के लिए कहां जाऊं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है आर्यमान। नैना की बातों को सुन आर्यमान उसकी आंखों में आंखें डालते हुए कहता है, नैना, तुम्हें ब्रह्मयंत्र को खोजने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तुम ब्रह्मयंत्र को कहीं जाकर नहीं खोज सकती हो नैना। मैं तुम्हें पहले भी कह चुका हूं, ब्रह्मयंत्र को खोजने के लिए तुम्हें खुद का ही सहारा लेना होगा। आर्यमान की बातों को सुन नैना बस आर्यमान की तरफ चुपचाप देखे जा रही थी। आर्यमान समझ गया था कि नैना को उसे एक बार फिर समझाना होगा। वो नैना से कहता है, नैना, ब्रह्मयंत्र की शक्तियों को जागृत होते ही उसने तुमसे अपना नाता जोड़ लिया है और मुझे भी तुम्हारे साथ जोड़ दिया है। अब अगर तुम अपने मन के भीतर सही तरीके से ब्रह्मयंत्र से संपर्क करती हो तो वो भी तुमसे जरूर संपर्क करेगा। ब्रह्मयंत्र, तुम और मैं तीनों अब जुड़े हुए हैं नैना। ब्रह्मयंत्र की स्थिति का पता तुम्हारे मन के भीतर ही चल सकता है। मैं ब्रह्मयंत्र का ही अंश हूं, इसलिए मैं तो ऐसा नहीं कर सकता ना, लेकिन तुम जरूर कर सकती हो। आर्यमान की बातों को सुन अब नैना को सब समझ आ रहा था। वो कहती है, ठीक है आर्यमान, मैं अब पूरी कोशिश करूंगी, लेकिन एक डर तो ये भी है, कहीं ब्रह्मयंत्र को उन सब ने हासिल कर लिया होगा तो फिर क्या होगा आर्यमान? मेरे मन में यह सोचकर भी काफी डर उत्पन्न हो रहा है आर्यमान। इतना कह नैना का चेहरा एक गहरी चिंता में डूब जाता है। नैना को इस तरह चिंतित होते देख आर्यमान उससे कहता है, तुम चिंता मत करो नैना, ब्रह्मयंत्र ने तुम्हें चुना है और मुझे तुम्हारे साथ भेजा है। अगर ब्रह्मयंत्र ने मुझे तुमसे जोड़ा है तो वो अब और किसी से नहीं जुड़ सकता है। मैं जब तक तुम्हारे साथ हूं, ब्रह्मयंत्र तुमसे जुड़ा रहेगा, इसलिए अब तुम्हें जल्द से जल्द ब्रह्मयंत्र को हासिल करना होगा। आर्यमान की बातों को सुन नैना उसे जवाब देते हुए कहती है, ठीक है आर्यमान, मैं सब समझ गई हूं। वैसे अब हमें आगे अपनी सेना को लेकर क्या करना है? मेरे अग्निबल के सारे योद्धा अभी भी शाही दवाखाने में ही बैठे, मुझे उनके साथ क्या करना है आर्यमान? नैना की बातों को सुन आर्यमान उससे कहता है, अभी उनके बाहर निकलने का समय नहीं हुआ है, उन्हें अभी वहीं अभ्यास करने दो, जरूरत पड़ने पर हम उनका इस्तेमाल अवश्य करेंगे। आर्यमान की बातों को नैना समझ चुकी थी। वो कहती है, ठीक है ना आर्यमान, वैसे मैं अभी चलती हूँ। दादा की औषधियों से मेरा घाव तो ठीक हो गया, लेकिन फिर भी मैं थोड़े समय तक आराम करना चाहती हूँ। नैना की बातों को सुन आर्यमान मुस्कुराकर उसे विदा करता है। हालांकि नैना उस भवन के भीतर जाने के लिए अपने कदम बढ़ाती है, उससे पहले ही रामू की आवाज उसके कानों में पड़ती है, नैना बेटी, नैना बेटी। रामू को इस तरह आवाज लगाते हुए अपनी तरफ आता देख नैना और आर्यमान दोनों हड़बड़ा जाते हैं। नैना तुरंत ही आगे आते हुए कहती है, क्या हुआ दादा, आप इतने चिंतित क्यों हैं? नैना का सवाल सुन रामू अपनी तेज चलती सांसों पर पहले काबू पाता है और फिर कहता है, नैना बेटी, हमारे ऊपर एक बहुत बड़ी मुसीबत आन पड़ी है। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं किस तरह से तुम्हें यह बताऊं।
रामू से इस तरह की बातें सुन नैना की चिंता और भी बढ़ती जा रही थी। वो तुरंत ही रामू से कहती है, बताइए दादा क्या बात है, आप इतने चिंतित क्यों हैं? नैना का सवाल सुन रामू उसकी तरफ देखते हुए कहता है, बेटी तुम्हें तो पता ही होगा, आज की घटना के बाद कुसान राज्य वाले चुप नहीं बैठेंगे। उस घटना के थोड़ी ही देर बाद वहां पर सभी मंत्री और सेनापति अपने सैनिकों के साथ पहुंच चुके हैं। कुसान राज्य के मंत्री और सेनापति तो शाही दवाखाने पर उसी वक्त हमला करना चाहते थे, लेकिन आपस में बात करके शायद उन्होंने अभी हमला करने का विचार टाल दिया था। रामू की बातों को सुन नैना उससे कहती है, दादा इसकी उम्मीद तो मुझे भी थी, लेकिन जब ऐसा हो रहा था तो आपने इस बात को मेरे सामने क्यों नहीं रखा? हमें भी तो आखिर युद्ध के लिए तैयार होना पड़ेगा ना। नैना की बातों का रामू कोई जवाब देता उससे पहले यारीमान बीच में बोलते हुए कहता है, तुम भी कैसी बात कर रही हो नैना? दादा ने बोला ना, उन्होंने युद्ध करने की योजना टाल दी थी, इसी वजह से दादा ने तुम्हें उस वक्त सच्चाई नहीं बताई होगी। लेकिन लगता है इस वक्त कोई और बड़ी मुसीबत आन पड़ी है, इसलिए दादा हमारे पास इतनी जल्दबाजी में है। मैंने सही कहा ना दादा? आर्यमान की बातों को सुन रामू नैना की ओर देखते हुए कहता है, हाँ बिटिया ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैंने सोचा अभी हमला नहीं होगा, इसलिए मैंने तुम तक ये बात नहीं पहुंचाई थी, लेकिन लगता है उनके दिमाग में कुछ और ही चल रहा है, वे कुछ अलग करने की सोच रहे हैं। नैना के भीतर अब इतना धीरज नहीं बचा था जो रामू की इन जलेबी जैसी गोल गोल बातों को सुनती। वो थोड़ा जल्दबाजी में कहती है, दादा अब आप सीधे मुद्दे पर आइए और बताइए उन्होंने क्या किया है, मुझे अभी पूरी बात बताइए आप। इतना कहते कहते नैना की नजर रामू के हाथ पांव पर पड़ती है। उसके हाथ और पांव बिल्कुल कांप रहे थे। रामू को इतना डरा देख वो उसके हाथों को पकड़ते हुए कहती है, दादा आप घबराइए मत, पूरी बात बताइए, उसके बाद ही तो हम उसका कोई समाधान निकालेंगे ना। नैना की बातों को सुन रामू अपनी लड़खड़ाती आवाज में कहता है, वो बेटी वो वत्सल साम्राज्य के युवराज होमव्रत शाही दवाखाने के भीतर आ गए। उनका कहना है कि वो तुमसे अभी तुरंत मिलना चाहते हैं। रामू की बातों को सुन नैना और आर्यमान दोनों की आंखें खुली की खुली रह जाती है। उन दोनों को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। सिंह वर्मन की मृत्यु के बाद आर्यमान को भी इस बात का अंदाजा था कि शाही दवाखाने पर कोई मुसीबत आ सकती है, लेकिन इस बात का अंदाजा उसे भी नहीं था कि होमव्रत खुद नैना से मिलने चला आएगा। नैना को भी इस बात का अंदाजा बिल्कुल ही नहीं था। उसकी आंखें आर्यमान की ओर देख रही थी, जैसे वो आर्यमान से इसका जवाब जानना चाहती हो। नैना को इस तरह अपनी ओर देखता देख आर्यमान उसके इशारे को समझ चुका था। वो उससे कहता है, मुझे नहीं पता नैना, इस बात का अंदाजा मुझे भी नहीं था। आर्यमान की बातों को सुन नैना उससे कहती है, तो अब क्या कर सकते हैं आर्यमान? तुम्हें क्या लगता है हमें देवव्रत से इस वक्त मिलना चाहिए या नहीं? नैना के इस सवाल को सुन आर्यमान बिल्कुल चुप था। तभी रामू बीच में बोलते हुए कहता है, ये तुम कैसी बातें कर रही हो नैना बेटी? हम तुम्हें इस वक्त उस देवव्रत के सामने नहीं जाने दे सकते हैं। सिंह वर्मन देवव्रत का दादा ससुर था और वो तो वत्सल साम्राज्य का युवराज भी है। एक राज्य में राजा की हत्या वत्सल साम्राज्य के ऊपर हमला की तरह माना जाता है। उस होमव्रत के दिमाग में पता नहीं क्या चल रहा है, तुम उसके सामने कैसे जा सकती हो? छोटे मालिक भी इस वक्त शाही दवाखाने में नहीं है। मैंने उन तक संदेश तो भेज दिया है, लेकिन पता नहीं उन तक उसे पहुंचने में और उन्हें यहां आने में कितना समय लग जाएगा। मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। रामू काफी गहरी चिंता में डूबा हुआ था। रामू को इस तरह चिंतित देख नैना कहती है, आप चिंता मत कीजिए दादा, वो तो यहां अकेले आया ना, वो कुछ नहीं करेगा। नैना की कोई भी बात रामू सुनने को तैयार नहीं था। वो उससे कहता है, वो अकेला तो आया है, लेकिन बाहर कुसान की सेना खड़ी है, उसके एक इशारे पर वो लोग हमला कर देंगे। मैं तुम्हारी जान खतरे में नहीं डाल सकता हूं, तुम वहां नहीं जाओगी। रामू की बातों को सुन नैना आर्यमान की तरफ देखते हुए कहती है, तुम ही इन्हें समझाओ आर्यमान। नैना की इन बातों को सुन रामू भी आर्यमान की तरफ देखने लगता है। नैना और रामू दोनों को अब आर्यमान के कुछ बोलने का इंतजार था। क्या है वत्सल साम्राज्य के युवराज ओमव्रत का शाही दवाखाने में आने का मकसद? क्या नैना को ओमव्रत से मिलने देंगे आर्यमान और रामू, या वो चलेंगे कोई और चाल?